कि ये जो हिस्सा था वो मुंबई का था, जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर शुगर मिल की भी बात की, और फिर इधर से हमने देखा तो किसानों का यही जो इलाका था। फिर यहाँ की जो बात की, धुलेगांव जलगांव की बात की, जितनी भी बातें की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के चुनावों में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं और जो फेमस लोग हैं, जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिणी पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और देवा भाऊ के नाम से अब फेमस हो गए हैं कि देवा भाऊ जिस तरह से बोला जा रहा है और जम करके हिंदुत्व की आवाज उठा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जिन्होंने शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद से अलग शिवसेना बनाई और ये भी चुनावी मैदान में हैं, कोपरी से चुनाव लड़ रहे हैं। अजित पवार बारामती एनसीपी से। अब देखिए जो ये लड़ाई थी ना, महाराष्ट्र में जो लड़ाई थी वो 1, 2, 3 और 4, ये 4 लोगों के बीच में थी। अब ये 4 पार्टियां अलग अलग हो गई हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार एक साथ आ गए हैं। दूसरी तरफ शरद पवार हैं और फिर उधर से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे हैं, फिर कांग्रेस भी है और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी भी है। ठीक है, इस सीट पर फाइट बहुत तगड़ी मानी जा रही है और आदित्य ठाकरे को इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाने लगा कि कहीं कहीं से खबरें उड़ती उड़ती आई कि ये सीएम का चेहरा हो सकते हैं। और इंडिया टीवी से बातचीत में जब सवाल पूछा गया उद्धव ठाकरे से इसे लेकर कि कुछ लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं आदित्य ठाकरे को सीएम फेस के तौर पर कि हो सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कुछ चीज़ें जो है एग्जैक्ट उनके लाइंस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका कहने का मतलब था एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे थे वो, डिनाई कर दिया उन्होंने, अलग तरीके से डिनाई किया, लेकिन राजनीति में कुर्सी सबको प्यारी होती है। हाँ। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए मिलिंद देवड़ा की आपने बात करी, तो ये वर्ली वाली सीट है मिलिंद देवड़ा और आदित्य ठाकरे की है। बहुत जबरदस्त फाइट है। दोनों के बीच में जो फाइट होगी वो शिवसैनिक की होगी। असली शिवसैनिक किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि वही शिवसैनिक जो इनकी तरफ है और जो इनकी तरफ है वो वही शिवसैनिक है जो बाला साहब के मार्गदर्शन पे चल रहा है, जो उनकी आइडियोलॉजी पे चल रहा है। तो ये बहुत फाइट होने वाली है और देखने लायक होगी वर्ली सीट पर कौन शिवसैनिक जीतेगा। जो जीता वही क्लेम करेगा कि शिवसेना हमारी है। अब आगे चलते हैं। चंद्रशेखर हैं जो कामठी से बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं। संजय निरुपम पार्टी बदल कर आए हैं, शिवसेना की तरफ आए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम के आलोचना करते थे, अब उसी गठबंधन में खड़े हुए हैं। छगन भुजबल, जरा इनके बारे में आप बताइए। छगन भुजबल एक वक्त शरद पवार के साथ इनकी तस्वीरें आती थी, शरद पवार के साथ मंच पर दिखाई देते थे, मीटिंग्स में दिखाई देते थे, लेकिन जो अब शरद पवार के साथ नहीं अजीत पवार के साथ हैं छगन भुजबल, काफ़ी मंझे हुए नेता माने जाते हैं। इनका अपना एक वोट बैंक है, अपना एक बेस है। और येवला जहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं, आपको वक्त वक्त पर इनके सुर अभी भी शरद पवार के खिलाफ सुनाई देते होंगे। अजीत पवार के साथ हैं फिलहाल, येवला से मैदान में हैं। सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़ा चेहरा, बल्लारपुर से चुनावी मैदान में हैं। गिरीश महाजन ये जो है बीजेपी से हैं और जामनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कई और विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो वहां पर भी हमने देखा है कि मैम किस तरह से महाराष्ट्र की, जैसे कि ये इंडिया टीवी की वेबसाइट है, इसमें महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो हैं वो दिग्गज चेहरे हैं। यहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन महाराष्ट्र के चुनाव में बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है या फील्डिंग कर रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी आप अगले कुछ बड़े चेहरों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कहाँ से खड़ा है, किसे कहाँ से टिकट दिया गया। सुनील राउत से स्टार्ट करते हैं। सुनील राउत जो विक्रोली से यूबीटी के उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और ये बाला साहेब थोराट चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के हैं, चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष साकोली से चुनाव लड़ रहे हैं। नाना पटोले ने रह करके बीच में कई सारे बयान भी दिए और इन पर आरोप जो लगता था वो ये लगाया जाता था, इन्हीं के घटक दल आरोप लगाते थे कि भाई कुछ भी फैसला लेना होता है कांग्रेस को तो दिल्ली जाना पड़ता है, हमारे फैसले महाराष्ट्र में ही हो जाते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र कांग्रेस में उथल पुथल देखने को मिली है। उनके बड़े चेहरे तो उनसे टूट ही गए। अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की, अशोक चौहान ने अभी बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा बीजेपी ने दिया, जो कि अब खुद उसी पार्टी का हिस्सा है, उसका बहुत खुले तौर पर उन्होंने विरोध भी किया था। तो बहुत ज़्यादा कश्मकश, बहुत ज़्यादा रस्साकशी, और उनके खुद के नेता कांग्रेस के वो नाराज। देखिए विवादित बोल भी अब लगने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे चुनाव आखिरी फेज में जाता है, अब जैसे 20 तारीख को वोटिंग होनी है तो 10 तारीख के बाद से जो नेता हैं जो अपने कहते हैं ना कि एक सुपर ओवर, वो सुपर ओवर में आ जाते हैं। और सुपर ओवर में नाना पटोले ने जोश में एक ऐसा बयान दे दिया जो बीजेपी के फेवर में चला गया।
उन्होंने बीजेपी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करा, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को कुत्ता बनाने का टाइम आ गया है। सीनियर लीडर हैं, भाषा की मर्यादा भूल गए, जिसका नुकसान इनको चुनावों में हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान नाराज थे, अपनी खुद की पार्टी से नाराज थे लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन अब्बू आजमी की बात कर ले तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम चेहरा भी माना जा सकता है, और इनकी पुराने दिग्गज नेता रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। और समाजवादी पार्टी की बात करें, इन्होंने कहा था 12 सीटें चाहिए हमको, कहीं नहीं मिली। बाद में इन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा मांगने सीटें 5-6 मिलने के लिए ज्यादा सीटें बोलना पड़ता है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, मानकुर शिवाजी नगर से ही नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये आमने सामने है, तो दो मुस्लिम चेहरे आमने सामने, यही तो, और यहाँ पर बीजेपी का कोई बड़ा लीडर भी नहीं जा रहा है। यही राजनीति है कि यहाँ पर दो बड़े चेहरे, दोनों मुस्लिम नेता आमने सामने हैं। एक को उनका गठबंधन सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी पार्टी सपोर्ट कर रही है, लेकिन दूसरे को उनका गठबंधन भी सपोर्ट कर रहा है, उनकी पार्टी तो ऑफकोर्स सपोर्ट कर रही है जब मिला है। इसलिए कह रहे हैं दीपक, मानकुर शिवाजी नगर की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है, सबकी निगाहें हैं। आपको नवाब मलिक याद होंगे, कितना कुछ उन्होंने बीजेपी को लेकर तंज कसा था, ईडी की रेड पड़ी थी, और जब तमाम मामले हुए थे उस वक्त आपको याद होगा जब नारकोटिक्स के भी छापे पड़े थे, उस वक्त इनकी खूब बयानबाजियां हुई थी, ईडी की रेड आई थी, जिसके बाद आशीष शेलार जो बीजेपी का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, उन्होंने साफ कह दिया था कि इनका हम सपोर्ट करने तो नहीं जाएंगे। अब देखना बहुत दिलचस्प है कि मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक जीतते हैं या समाजवादी पार्टी की टिकट पर अबू आसिम आजमी जो मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनावी मैदान में है तो वो जीतते हैं। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे कि आपने ये बताया कि मानखुर्द शिवाजी नगर से ये चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, अब हम नवाब मलिक को जो है, नवाब मलिक को हम 12th मैन मान सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं जा रहा है, वो तो अकेले चंद पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो वो हिस्सा भी तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति का होंगे अगर जीत करके जाते हैं। उसके बाद क्या जीतने के बाद बीजेपी इनका सपोर्ट लेगी कि नहीं लेगी? नहीं, आप अबू आसिम आजमी की बात कर रहे हैं, वो एमवीए का हिस्सा होंगे। हाँ। महाविकास आघाड़ी का नवाब मलिक के बारे में समझना चाह रहा हूं। नवाब मलिक अगर तो ये तो 12th मैन हुए, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद क्या बीजेपी महायुति उनको लेगी समर्थन में? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, विन-विन सिचुएशन है, विन-विन सिचुएशन है। बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो गठबंधन में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी है, और एनसीपी से चुनाव लड़कर नवाब मलिक जो हैं अगर जीत कर आते हैं तो मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक हैं, तो बीजेपी को कोई तो मतलब मीठा मीठा गप गप और खट्टा खट्टा तू। अच्छा, अमित ठाकरे की बात करते हैं अब। अमित ठाकरे इस बार अगर किसी मुंबई में किसी की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई है वर्ली सीट के बाद, तो वो है माहिम, जहां से अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं। हालांकि मुझे वो स्पार्क जो है राज ठाकरे का, इनमें थोड़ा मंदा नजर आता है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ये इनकी एकदम विपरीत है राज ठाकरे के खिलाफ। जैसे राज ठाकरे हैं वो एकदम से मुखरता से भाषण देते हैं, कहा जाता है ना कि तंज कसना और उस तरह के भाषण खड़े होकर के देना। दशहरे में देखा जाता है कि दशहरे के समय पर शिवसेना की अलग से रैली होती है, राज ठाकरे अलग से करते हैं, और आप वो मुद्दा कैसे भूल सकते हैं जब नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा को लेकर के उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था तो राज ठाकरे निकल करके आए थे, और इन्होंने अभी दावा भी किया है कि हमारी सरकार बना दीजिए, 48 घंटे के अंदर सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हम हटा देंगे। और ये इनके बिल्कुल विपरीत है। ये कह रहे हैं कि जो बेसिक चीजें हैं वो हम ला करके देंगे। तो माहिम में, जो मुंबई का इलाका लगता है, माहिम में ना स्वास्थ्य अच्छा है, ना पानी अच्छा है, ना शिक्षा अच्छी है, और बहुत गंदगी है। मैं क्योंकि मुंबई काफ़ी वक्त रही हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है। माहिम का वो इलाका जहाँ पर आपको जाने के लिए, मुझे तो थोड़ा सोचना, माहिम दरगाह बहुत प्रसिद्ध है लेकिन बहुत गंदगी से भरी पड़ी है। तो वहाँ पर ये सब छोटे छोटे सड़कें, ये सब वो मुद्दे हैं दीपक जो आम जनता से जुड़े हैं, जिनसे निजात पाना चाहती है आम जनता। तो बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर बनेगा नहीं बनेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमित ठाकरे मैदान में है माहिम से, वर्ली से आदित्य ठाकरे, ठाकरे परिवार के 2 युवा रत्न राजनीति में है और डिसाइड करेंगे कि क्या इनका जो वर्चस्व है वो चलता रहेगा अब, या बाला साहब ठाकरे के जो वंशज हैं करियर किसका ब्राइट होगा वो देखना होगा। और इसमें तो इन्होंने कहा था कि मैं तो खुश हूं कि मेरे पापा मेरे नाम पर वोट नहीं मांग रहे। उन्होंने साफ कहा कि मैं राज ठाकरे का बेटा हूं इसलिए वोट मत दीजिए, मैं माहिम के बीच विधानसभा के बीच में रहा हूं और वहां पला बड़ा हूं इसलिए मुझे वोट कीजिए। तो ये अमित ठाकरे हैं, तो ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों में से क्या दोनों ही जीत के जाते हैं, या दोनों हार जाते हैं, या दोनों में से कोई एक जीतता है? तो ये हमने अपने तमाम दर्शकों को मुझे लगता है अच्छे से उनको समझ आ गया होगा कि
कहाँ से कौन से बड़े चेहरे मैदान में हैं। हमने आपको महाराष्ट्र के मैप के ज़रिए ये भी बताने की कोशिश की कि कौन से 5-6 हिस्से हैं महाराष्ट्र के, किन पार्टीज़ का डोमिनेशन है वहाँ पर, लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे, ये सब कुछ देखना होगा। और दीपक और हमारी पूरी टीम जो है लगी हुई है आप तक, क्योंकि झारखंड का भी इलेक्शन है दीपक। अब हमने इंडिया टीवी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, झारखंड और इन सब की जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, चुनावी आंकड़े हैं, वीडियोस, आप इजीली यहाँ पर जा सकते हैं और जा करके जिस भी स्टेट का आप पढ़ना चाहते हैं उस स्टेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ पर। और हम जो हैं आपको छोटी छोटी अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। तो अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव, इससे संबंधित किसी भी खबर की दरकार है, आपको कुछ भी जानना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर आइए, बहुत ही क्लियर तरीके से सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और टाइम टू टाइम हमारी टीम हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुँचाती रहेगी। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपने देखी यहाँ पर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो मैप के थ्रू समझाने का तरीका है क्या आपको समझ में आया। और अगली जो वीडियो लेकर के आएंगे वो अगली वीडियो झारखंड और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस की लेकर के आएंगे। हाँ, और मैं ये भी अपने दर्शकों को दीपक, अपने दर्शकों से इल्तिजा करना चाहती हूँ कि कमेंट के जरिए आप अपनी राय भी हमें ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में या झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में आएगा? और शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें तो इनकी टूट का फायदा इनके कौन से गुट को होगा? शिवसेना की बात करें उद्धव ठाकरे यूबीटी गुट को होगा या एकनाथ शिंदे की शिवसेना को होगा? एनसीपी की बात करें तो एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी को होगा या फिर अजीत पवार एनसीपी को होगा? तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी। अगली वीडियो में फिर हम वापस आएंगे। नमस्कार।